बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम करंट अफेयर्स में बात करने जा रहे हैं जी अमेरिका के इलेक्शंस को लेके, और इसको लेके कुछ डिबेट करेंगे। और ख़ास करके हमारा जो टारगेट है वो है अमेरिका की, अब ट्रम्प साहब आ चुके हैं तो इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ एनालिस्ट जो है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के अंदर इसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प जो है वो सेकेंड टर्म के लिए अब आएंगे, तो ये जो 2.0 टर्म है ये फॉरेन पॉलिसी कैसी एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीचेस के अंदर बहुत सारी बातें की हुई हैं। तो वहीं से कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सपर्ट्स करते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं कैसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी। ठीक है, तो इसको लेके हम बात करेंगे। तो क्योंकि अब वो इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं पहले कि वहां पे इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है वहां पे। ठीक है, तो वो हम डिबेट कर चुके हैं उसके ऊपर। यहाँ पे हम बात करेंगे द ब्लू वॉल की। ठीक है, ये द ब्लू वॉल का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और क्यों इसकी बातचीत की जा रही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे यूएस फॉरेन पॉलिसी की, और इसके अंदर हम बात करेंगे गजा इजराइल वॉर के ऊपर क्या पॉसिबल इंपैक्ट्स हो सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर क्या पॉसिबल इंपैक्ट्स हो सकते हैं, यूएस चाइना रिलेशन के हवाले से हम देखेंगे क्या चेंजेस आ सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, और यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस को हम खास करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई वहां पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई इस बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर इतना ज्यादा पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट नहीं था, पाकिस्तान के अंदर भी और जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है वो भी, जिन्होंने जितना जितना ज्यादा जो इंटरेस्ट शो किया अमेरिका के इलेक्शन को लेके। ठीक है, उसका रीजन पीटीआई या इमरान खान या जो भी है, तो उन्होंने काफी ज्यादा शो किया इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम बात करने लगे हैं जी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रम्प देखेंगे तो 301 अभी तक इनको सीट्स मिल चुकी हैं ट्रम्प को। लास्ट टाइम जब बाइडेन की हुकूमत आई थी तो 306 उन्हें मिली थी। ठीक है, तो 301 सीट्स अभी मिल चुकी हैं, और जो हैरिस साहिबा हैं 226 सीट्स उनके पास हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है यानी टोटल जो सीट्स चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए वो चाहिए होती हैं 270। तो 270 से काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। जो ट्रम्प साहब हैं ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और जो कमला हैरिस हैं ये डेमोक्रेट की हैं। अब सबसे पहले जो डिबेट की जा रही है वो ये है कि भाई जो कमला हैरिस हैं ये हारी क्यों है, या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्यों शिकस्त हुई, कि जो द ब्लू वॉल है वो क्या है, और क्यों जो है वो ट्रम्प की जो फतह है उसको कहा जा रहा है ये एक तारीखी फतह है। हालांकि इनके जो वोट्स हैं अभी तक फिलहाल जो नंबर ने मिले हैं उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो बाइडेन को 306 मिले तो इन्हें जो है वो 301 मिल रहे हैं। तो फिर इनको तारीखी फतह क्यों कहा जा रहा है? देखिए उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो कहा जा रहा है जी द ब्लू वॉल। कि जो ट्रम्प हैं इन्होंने ब्लू वॉल को तोड़ा है, इसे ब्रेक किया है। क्योंकि जो डेमोक्रेट हैं बेसिकली अगर हम ये देखते हैं खास करके 1992 से लेके 2012 तक की जो पॉलिटिक्स है इसमें डेमोक्रेट छाए रहे, जिनकी पॉलिसीज लिबरल पॉलिसीज हैं और वो हुकूमत की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट समझते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की वो बात कर रहे होते हैं, और इस तरह से जो है उनकी कुछ आइडियोलॉजी डिफरेंट है। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो 1992 से 2012 तक डेमोक्रेट के वो एरियाज जहां पे वो मुसलसल जीतते थे, जैसे अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लेना तो हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो हुकूमत से बाहर नहीं रही जब से ये बनी है सिंध के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें नून लीग की तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो मेजॉरिटी में पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत बनती रही है। सो पीपल्स पार्टी के लिहाज से हम कहेंगे अगर तो उस तरह आप समझेंगे कि सिंध के अंदर उन्हीं की हुकूमत बनती है। सो ये ऐसे एरियाज थे अमेरिका के मैप के अंदर जहां पे हमेशा जो है ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेट्स को, ठीक है, और रेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिपब्लिकन्स को, ट्रम्प की पार्टी को। तो ब्लू वॉल का मतलब यह है कि अमेरिका का अगर नक्शा कुछ इस तरह का अगर आप देखेंगे बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये जो एरियाज हैं नॉर्थ के और साउथ के जो एरियाज हैं ये एरियाज हमेशा से जो है वो डेमोक्रेट ने जीते हैं। ये आप ये कह ले अर्बन पॉपुलेशन है यहां पे, क्योंकि समुद्री इलाके लगते हैं, ये तिजारती हब हैं इनके। ठीक है, और तिजारती हब होने की वजह जैसे पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है जी, विस्कॉसन है, या न्यूयॉर्क के एरियाज, कैलिफोर्निया है, या इलिनॉय है, तो ये वो स्टेट्स हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, शहरी आबादी ज्यादा है, और ये हैं ही शहर, बड़े बड़े शहर हैं। तो इनकी जो डिबेट है वो डिफरेंट टाइप की रही है। ठीक है, इनको जॉब्स चाहिए होती हैं, इनकी यहाँ फैक्ट्रीज हैं, तो इनके मसले मसाइल मुख्तलिफ हैं। जो ज्यादा डील जो है वो डेमोक्रेट करते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, इस वजह से हमेशा वो यहां से जीतते आए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रंप ने जो है इस ब्लू वॉल को ब्रेक किया, और उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये जो एरियाज हैं इन रियासतों के अंदर भी वो जीत गए। उन्होंने वो कैसे जीते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कैसे जीते हैं, एक्चुअली वो यहां पे ऐसे जीते हैं कि उन्होंने पहले यहां पे स्टार्ट में कैंपेन स्टार्ट कर दी, और जो जो बाइडेन साहब की पॉलिसीज थी खास करके अर्बनाइजेशन के अंदर, आपको पता है कोविड-19 को लेके जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे।
कि जी कोविड के ऊपर आपको पता है कि भाई लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन करके अमेरिका में भी जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे जाहिर बात हुई, लेकिन उसके असरात जो है वो काफी ज्यादा हुए। इन शहरों के जो सेंटर्स हैं, इन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर, यानी कि जिस तरह से जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जिस तरह से डील किया कोविड के क्राइसिस को, जिसकी वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ठीक है, और वहां पे जो है उनके हालात खराब हुए, इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, ये चीज जो है इससे मुतमईन नहीं थे। और पहली बार उन्होंने डिसएग्री किया, यानी अगर पीपल्स पार्टी को कोई सिंध में शिकस्त दे दे कोई पार्टी, तो जाहिर बात है हम ये कहेंगे कि वाकई में एक ब्रेक थ्रू हुआ, एक रेवोल्यूशन आया और एक जो है शानदार जीत रही है, हम ये कह सकते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। तो बिल्कुल ये वही हालात बने हैं कि वहां पे शहरी आबादी है तो वर्किंग क्लास वोटर्स ज्यादा हैं, ठीक है, वहां पे इन्होंने फोकस किया वहां के जो एरियाज हैं, शहर और शहर के साथ जो जुड़े हुए एरियाज हैं वहां पे, और उन्होंने उन बातों को हाईलाइट किया जो कि जो बाइडेन की ठीक नहीं थी। जैसे अगर हम देखते हैं कि भाई जिन बातों पे वो अनहैप्पी थे वो कौन कौन सी थी, जैसे पेंडेमिक को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे से हैंडल नहीं किया, उसको उन्होंने कैश करवाया, इन्फ्लेशन है उसको करवाया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है उसको करवाया, ठीक है जी, हॉस्पिटल्स के अंदर। अब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट इश्यूज थे। जैसे हम देखते हैं जी, जैसे अगर हम यहां पे देखते हैं तो इन्होंने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉसन के अंदर जो है वो अर्ली विजिट्स किए, वहां रैलीज वगैरह की ताकि वहां पे अपने इमेज को बेहतर किया जा सके। अच्छा, रेड मिर्च अगर हम देखते हैं, यानी कि क्योंकि अब इनको रेड मिर्च से कहा जा रहा है, इनकी पार्टी का जो निशान है इसको सिंबलाइज किया जाता है रेड से, तो वो सारे का सारा रेड हो गया। अगर आप मैप देखेंगे अमेरिका का, उसमें भी जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तो हर साइड पे आपको रेड मिर्च जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं जो अर्ली वोटिंग पैटर्न्स थे उनके अंदर ही जो है वो रेड मिर्च एक देखने को मिला, यानी इन पर्सन जो वोट थे, हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में इन पर्सन ही होते हैं, यानी जाके वोट कास्ट करने होते हैं, वहां पे मेल के ऊपर भी होते हैं, इन पर्सन वोट्स जो है वो पहले काउंट होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये आइडिया हो चुका था कि ट्रंप जो है वो जीत रहे, और इनकी जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं, क्योंकि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो वो प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बता चुका हूं कि कैसे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्हें अच्छी खासी सीट्स मिली और अब तो जो है वो 301 सीट्स जो है इन्हें मिल चुकी हैं। तो जो रीजंस थे जो बाइडेन के हारने के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के, डेमोक्रेट्स के हारने के, हालांकि इनके स्ट्रांग होल्ड था इन रियासतों के अंदर, उसका जो रीजन है वो एक तो पेंडेमिक है कि उन्होंने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो काफी ज्यादा हुए। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो है वो अगर हम देखते हैं जी, उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी नहीं थी, उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गई, ठीक है जी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, और 31% जो वोटर्स हैं पोल के अकॉर्डिंगली, उन्होंने जो उनकी पॉलिसीज थी, ठीक है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, और 51 ने जो है हम ये कह सकते हैं ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया। उसकी वजह ये खुद भी बिजनेस टाइकॉन है, जाहिर बात है बहुत बड़े बिलियनियर हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात आपको पता है, इनको सबसे बड़ा बिजनेस टाइकॉन जो है, एक्स के मालिक जो हैं, जो एलन मस्क हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा जाता है $132 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं उनकी कैंपेन के अंदर, और अब ये कहा जा रहा है कि उनको एफिशिएंसी की जो है वो एक वजारत भी दी जाएगी। अब दी जाती है कि नहीं क्या होता है, लेकिन जाहिर बात है उनका शेयर होगा। उसका रीजन ये है कि वहां पे स्पॉइल सिस्टम है। स्पॉइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहां पे जो जान पहचान वाले हैं आपकी, जो आपके वोटिंग सिस्टम में जो है आपका हिस्सेदार बनते हैं, मेहनत करते हैं, तो जाहिर बात है वहां पे उनको पोजीशंस दी जाती हैं। पाकिस्तान में भी दी जाती है, वहां पे भी वो जाहिर बात है $132 मिलियन लगाए हैं उन्होंने, वो किसी पर्पस के लिए ही लगाए हैं। तो एलन मस्क जैसा बंदा अगर जो सपोर्ट कर रहा है तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि भाई ये बंदा अगर सपोर्ट कर रहा है तो ये गलत बंदे को सपोर्ट नहीं करेगा, ये जो है वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेगा, हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको कम करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो साथ में शामिल थी, तो इस वजह से वोटर्स का ट्रस्ट काफी ज्यादा रहा और उन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं जी, कमला हैरिस साहिबा, एक तो वो खुद फीमेल लीडर थी, और दूसरा अमेरिका की हिस्ट्री में हम भी देखते हैं कि भाई फीमेल जो हेड है वो फिलहाल तक नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम रहा है कि लोगों का उस तरह से ट्रस्ट नहीं था उनके ऊपर। दूसरा वो और इश्यूज के ऊपर, जैसे जो है वो आप कह लें जी कि अबॉर्शन के इश्यूज हो गए, फेमिनिज्म हो गए, उसके ऊपर वो ज्यादा काम करती रही है, लेकिन हालांकि औरतों के वोट भी उन्हें बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं मिले जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। तो खवातीन ने भी उनके ऊपर यानी ट्रस्ट नहीं किया, उन खवातीन होने के नाते। इसी तरह से अगर हम देखते हैं किन एरियाज में उन्होंने कैसे टारगेट किया, तो पेंसिल्वेनिया के अंदर उन्होंने वर्किंग क्लास को टारगेट किया, ठीक है जी, वहां के उनके इकोनॉमिक इश्यूज, उनकी जॉब को लेके इन्होंने जो है बातचीत की है, और वहां पे जो है बताया कि भाई किस तरह से हम आपके इशू को सॉल्व करेंगे। और वहीं पे खवातीन के कम वोट पड़े हैं, ठीक है, कमला को और
ट्रंप साहब को ज्यादा पड़े हैं। विस्कॉन्सिन के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर उन्होंने जो है वो डिबेट की कि भाई वो जो है उसको बेहतर करूंगा, और साथ में ये कहा जा रहा है यूथ का वोटर भी बहुत ज्यादा जो है ट्रंप के साथ शामिल था। उसका रीजन क्या था? ये कहा जाता है ये खुद को अल्फा मेल समझते हैं। अब ये टर्म यूज की जाती है जो आप ये कह लें एक लीडर टाइप जो मेल हैं, जो डोमिनेट करती हैं जो पर्सनैलिटीज दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं, जिनको हम सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं नॉर्मली अगर हम ये देखें तो ये अल्फा मेल इसको कहते हैं कि भाई ये अपनी इनकी पहचान है, ये बागी हैं बेसिकली। अब एलॉन मस्क जो हैं अगर उनकी बात करते हैं वो भी सिस्टम से, निजाम से बागी हैं। जाहिर बात है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है, कंपनी बनाई और अलग सोचते हैं दुनिया से, तभी उस लेवल के ऊपर पहुंचे हैं। तो ये ट्रंप भी खुद के बारे में यही ख्याल करते हैं कि भाई मैं बहुत मुख्तलिफ हूं, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजीज बहुत डिफरेंट है, मेरा लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट है और इसीलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो इनके सोच एक जैसे मिलती है, आप ये कह सकते हैं। इस वजह से ये इकट्ठे हुए और साथ में फिर यही सोच जवानों को भी पसंद है। नौजवान तो आपको पता है, जैसे यहां पे अगर हम पीटीआई की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से उनकी करिज्मेटिक जो पर्सनैलिटी है उनको लेके। तो अल्टीमेटली यहां पे भी जो यूथ वोटर था उसने बहुत ज्यादा जो है वो एलन मस्क की वजह से और साथ में जो है ट्रंप को भी देख के वैसी पर्सनैलिटी अल्फा मेल होने की वजह से वोट पड़े, अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। मिशिगन के अंदर जो है यहाँ पे कहा जाता है जी, खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अरब अमेरिकन कम्युनिटी बहुत बड़ी है मिशिगन के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि चाहते थे कि जो गजा की वॉर है और जो मुसलमानों का स्लॉटर हो रहा है वहां पे उसको रोका जाए, सो इसलिए हम वहां गए और उन्होंने वहां पे ये बात की कि भाई मैं जो है वो इस वॉर को रोक दूंगा, ठीक है, जो गजा के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बने हुए हैं मैं इसको रोकूंगा। इसी बात के ऊपर वहां के मिशिगन के एरियाज के अंदर इनको जो है वो वोट मिले हैं। ये बेसिक स्ट्रेटजीज थी जिसके थ्रू इनको जो है काफी ज्यादा वोट मिले। और हिस्टोरिकली जो स्विंग स्टेट्स थी वो इस बार स्विंग नहीं रही और वहां पे बहुत ही हालात डिफरेंट हो गए। स्विंग स्टेट्स आपको बताया था कि भाई वो वोटर जैसे एक ही साइड पे जो है टिल्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इस बार वहां पे काफी टफ कंपटीशन था और ट्रंप जो है वो जीत गए इस वजह से। जो कमला हैरिस साहिबा थी उन्होंने जो है वो डिफरेंट इनसे की, जैसे अबॉर्शन के राइट्स के ऊपर या वो चीजें, तो वो लोगों की इस टाइम पे ज्यादा तवज्जो का मरकज नहीं थी कि भाई हमें वो चीजें फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनको उन्होंने डील किया। बात करते हैं जी कि ट्रंप की पॉलिसी क्या हो सकती है। व्हाट डज ट्रंप्स 2.0 मीन फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है भाई, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, अब हम देखते हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं जी बाइडेन साहब की जो पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने वॉर्स को सपोर्ट किया, इसलिए कहा जाता है जो उन्होंने वॉर्स को सपोर्ट किया, ठीक है, और उसके नतीजे के तौर पर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, इजराइल को बार बार उन्होंने असलहा दिया, उन्हें सपोर्ट किया, इजराइलियों को उनके पीछे खड़े रहे मुसलसल, जिस वजह से आज इजराइल ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बिगाड़ दिया, वहां पे सबसे ज्यादा तबाही की क्योंकि जो बाइडेन वहां पे मौजूद था। ईरान के साथ जो है उन्होंने जो हालात रखे, इसी तरह से रूस के साथ जो मामलात उनके चले हैं यूक्रेन को लेके, वहां पे नेटो की फोर्स का पूरा असला मौजूद है और इतना ज्यादा वो जो है उसको वॉर में झोंका हुआ है, ठीक है। चाइना के साथ कन्फ्रंट्रेशन रही है, आप देख लें, पाकिस्तान के साथ भी वो हालात उस तरह से नहीं रहे, लेकिन गो के पाकिस्तान के उन्होंने कहा इंटरनल मामलात में हम नहीं बोलते। एक तरह से अगर जो बाइडेन खुद हुकूमत नहीं भी कर रहे थे तो शायद सीआईए जो हुकूमत कर रही थी, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, जो एजेंसीज जब रूल करती हैं तो जाहिर बात है वो एक डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। तो बाइडेन के आपको पता है हालात क्या थे, वो बेचारा तो अपनी बीवी को नहीं पहचान सकता था। आपने वीडियोस देखी होंगी किस तरह के हालात थे, और बच्चों का वो लास्ट टाइम वायरल हुआ था हफ्ता पहले, बच्चों के जो है ना वो पाँव अपने मुंह में डाल रहे थे जो बाइडेन साहब, इस तरह के उनके हालात थे जब ये हॉलोवीन आया था उनका। अब सवाल ये है कि हम तो एक एक्टिव पॉलिसी जाहिर बात है प्ले करेंगे, क्या पॉलिसी हो सकती है इनकी और किस तरह से हो सकती है। तो अब ये कहा जा रहा है जी पोटेंशियल शिफ्ट होगा डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के अंदर की लीडरशिप के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो ये कह रहे हैं कि ज्यादा पॉलिसी चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि पॉलिसी चेंज होगी। और पॉलिसी चेंज होने का रीजन क्या है, क्योंकि जाहिर बात है पॉलिसी चेंज के ऊपर ही अवाम ने इन्हें वोट दिया, और खास करके जो उन स्टेट्स के अंदर जहां पे डेमोक्रेट जीतते थे वहां पे वो तसल्ली में इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वहां पे पॉलिसी चेंज दिखाना पड़ेगा। अब इन्होंने अपनी कैंपेन में जो बातें की उसको लेके एक्सपर्ट्स क्या जी आइडिया कर रहे हैं, वो कहते हैं उन्होंने जो एड्रेस किया अमेरिका के अंदर, जो बातचीत उन्होंने की है मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने अमेरिका के जो इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर बात की, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के ऊपर बात की, ठीक है। ये वो बातें की हैं जो कि दुनिया से हट के हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो स्लोगन लगा रहे हैं अमेरिका फर्स्ट का, कि भाई सबसे पहले अमेरिका है, सो इसका मतलब यह है वो बात कर रहे हैं नेशनल
इंटरेस्ट की। जबकि अमेरिका, अगर आप देखेंगे जो बाइडेन जो बात करते रहे, जो अमेरिका का एक स्टैंस है, हम ये देखते हैं खास करके वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से हम ये देखते हैं कि वो दुनिया के अब्बू जी बने हुए हैं। वो ये समझते हैं कि भाई अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ही है, लेकिन ये जो दुनिया है इसके अंदर भी जो हो रहा है, जिस मुल्क के अंदर भी जो मामलात हैं, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ग्लोबल अफेयर्स को अमेरिका लीड कर रहा था अगर आप देखेंगे, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम ये कह रहे थे अमेरिका लीड कर रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर को, और जहां पे कोई छोटा सा इश्यू होता है तो अमेरिका वहां पहुंचा हुआ होता है। लेकिन अब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ये बता रही है, भाई ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं या उनकी जो पॉलिसी है वो ऐसी होगी कि जिसमें ग्लोबल अफेयर्स कम तवज्जो का मरकज होंगे और जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो ज्यादा तवज्जो का मरकज होंगे। वो दुनिया से अमेरिका को काट देंगे। और ये हिस्ट्री में जब हम यूएस हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ, जब भी अमेरिका के अंदर हालात खराब हुए तो अमेरिका को दुनिया से काटा गया, टैक्सेस लगाए गए, ऐसे मामलात किए गए कि जिसके अंदर अमेरिका ने ग्रोथ की है इंटरनली, लेकिन उसके बाहर की दुनिया के ऊपर बहुत ही गहरे असरात मुरतब हुए हैं। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है जी दोबारा जो ये मामलात जो चल रहे हैं, तो उसका मतलब जो वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे ग्लोबल एंगेजमेंट्स को, दुनिया के साथ जो उनके मामलात चल रहे थे इनको कम करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को। तो उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाहे उन्हें 200% टैरिफ लगाना पड़ता है अमेरिका की चाइना की चीजों के ऊपर, जो वो ऑलरेडी कह चुके हैं और फर्स्ट टर्म में वो लगा भी चुके हैं। ठीक है, सो वो टैरिफ लगाएंगे, वो इस तरह की पाबंदियां लगाएंगे और खुद को दुनिया के मामलात से खींच लेंगे। ये कहा जा रहा है अमेरिका फर्स्ट का मतलब यही है कि दुनिया के मामलात में मिनिमम इन्वॉल्वमेंट, बजाय इसके कि जहां पे कोई मामला हुआ वहां जाके सर घुसा दिया, तो वो मामला शायद ना हो। की फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहला उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं जब पोजीशन में आऊंगा, कि जब हल्फ वगैरह हो जाएगा, बेसिकली 24 आवर्स के अंदर मैं जो है वो वॉर खत्म कर दूंगा रशिया और यूक्रेन की। भाई उस बंदे को अपनी डिप्लोमेसी पे इतना यकीन था, या पुतिन के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं माना जाता है उसके ऊपर इतना यकीन था कि मैं 24 घंटे में वॉर रोक दूंगा। तो अब तो पोजीशन जब बनेगी नेक्स्ट मंथ में दिसंबर के अंदर, कहीं जब वो पोजीशन लेंगे अपनी, तो फिर देखते हैं क्या 24 घंटे में वॉर रुकेगी या नहीं रुकेगी। एक तो ये था मेजर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी इंपैक्ट्स और एक्सपर्ट्स वार्निंग क्या है यहां पे, अगर हम उसको देखते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी जब ट्रंप चेंज करेंगे वो क्या करेगी जी, वो शेप करेगी बेसिकली वर्ल्ड को। दुनिया में इस टाइम पे जो मामलात बने हुए हैं वो भी अमेरिका की वजह से बने हुए हैं, जो चेंज होंगे वो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे यूक्रेन की वजह से, गजा की वॉर की वजह से, लेबनान के अंदर। तो ये चीजें तय करने जा रही हैं कि भाई अब क्या वहां पे होने जा रहा है। तो ये समझ रहे हैं कि शायद ये यूनिलैटरल अप्रोच के तहत दुनिया में आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो वो नेटो के थ्रू इन चीजों को देख रहे थे, सही है ना, या दुनिया के साथ मिलकर या खास करके वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ मिला के आगे चल रहे थे। अब ये यूनिलैटरली जो है वो अकेले ही इन चीजों को हैंडल करने में चलेंगे, जिससे शायद जो है वो चीजें मुनासिब ना हो, या वो दुनिया के लिए बेहतर ना हो। इजराइल और ट्रंप की अगर बात करते हैं जी, तो सबसे पहले इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इजराइल बहुत खुश है, ये कहा जा रहा है ट्रंप की जीत के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है, उन्होंने कहा है जी द बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारा ट्रंप है, और ट्रंप की वजह से ही हमें जो है वो पहले हमारा तेल अवीव के अंदर हमारा कैपिटल था जो जेरूशलेम के अंदर शिफ्ट हो गया था और वो ट्रंप ने ही करवाया था। सो हमें यकीन है ट्रंप हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उन्होंने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए हैं इधर वहां पे इजराइल के अंदर कि भाई जो है ना देखो ट्रंप जीत गया तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सो वो इसको या तो मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं चीजों को कि भाई ट्रंप हमारे खिलाफ ना जाए, या फिर वो एक्चुअली में ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा ही दोस्त वापस आ गया। तो खैर अगर मैं भी अगर बहुत खुश होते, जो बता तो रही हैं लेकिन उन्हें दिखाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन शायद वो परसुएट करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ कोई इस तरह से स्टैंड ना लिया जाए, और जैसे पहले दौर में हालात रहे हैं वैसे ही रहे। जैसे आपने एम्बेसी जो है वो शिफ्ट करवाई, जैसे गोलान हाइट्स जो एरिया था जो शाम का था उसके ऊपर भी आपने कहा नहीं भाई ये इसी का हक है, शायद ये 2 स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ जाए। तो ये चीजें देखी जा रही हैं, और जैसे ट्रंप साहब कहते हैं जी आर्म्स फॉर पीस, तो ये मजीद शायद जंगों को उभारे, ये कहा जा रहा है फिलहाल। देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जो जॉइंट एक्शन प्रोग्राम था, अगर हम 2015 की बात करते हैं तो जिसमें ईरान शामिल था, लेकिन बाद में ट्रंप उससे निकल गया और कहा कि भाई नहीं मैं कोई बेहतर डील लेके आऊंगा। उसके बाद कासिम सुलेमानी की भी डेथ हो गई, तो मैं भी यहां पे भी शायद ईरान के साथ भी हालात बेहतर ना हो सकें, लेकिन अंदिया ये दिया जा रहा है कि डायलॉग के थ्रू ही बातचीत होगी। लेकिन ईरान ने खुद अपनी तरफ से ये कहा है कि हमें कोई बहुत ज्यादा होप नहीं है कि अगर वो आ भी गया तो कुछ बदलेगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद कोई न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है।
अच्छा, यूक्रेन और रशिया को अगर लेके बात की जाए तो यूक्रेन और रशिया के हाल से इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप के जो मामलात हैं प्यूटन के साथ वो काफी अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं 24 घंटे के अंदर वॉर को खत्म कर दूंगा। शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दो तरह से। एक तो ये कि जो ज़ेलेंस्की साहब हैं वो काफी परेशान हैं, गो कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई जीते हो तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर बात है कुछ तो करनी होती है, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब और नेटो दोनों परेशान हैं, क्योंकि नेटो को भी इन्होंने टारगेट किया हुआ था ट्रंप ने कि भाई नेटो के अंदर जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वो अपना शेयर पूरा नहीं देते और सारा पैसा अमेरिका को लगाना पड़ता है। तो शायद ये नेटो के भी थोड़ा सा उस तरह से आगे ना लेके चलें। जैसे नेटो का एक महाज पूरा बनाया हुआ था वेस्ट के खिलाफ, तो वो देखते हैं कि शायद ये उस तरह से ना चल सके। एक यहां थ्रेट है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद वो यूक्रेन की मदद से पीछे हट जाएं। जब वो नेटो की मदद से पीछे हट गए तो जाहिर बात है यूक्रेन की मदद से भी पीछे हटेंगे। ऐसे में जो है फिर यूक्रेन को मजबूर किया जाएगा कि वो डायलॉग करे रशिया के साथ, और डायलॉग के थ्रू ये बातचीत खत्म हो जाए, और जो बीच के एरियाज जहां पे ये सारा फसाद बना हुआ है, जो एरियाज जो है वो प्रो रशिया है, क्रीमिया या इस तरह के इलाके, वो शायद रशिया के पास चले जाएं या फिर बफर स्टेट की शक्ल में एक आजाद रियासत तश्कील दें। यानी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई जो ट्रंप हैं वो इस वॉर को आगे लेके जाने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है और वो यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता, और बस अपनी इमदाद रोकता है कि नहीं। चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है जी, और चाइना के ऊपर अगर हम इनकी बात करते हैं तो फिलहाल जब लास्ट टर्म थी, ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म के अंदर यूएस चाइना जो राइवलरी है, खास करके ट्रेड राइवलरी, वो अपने पीक पे थी। बहुत ज्यादा हालात खराब थे उस टाइम पे, अगर आपको याद हो, और $250 बिलियन की चाइनीज के ऊपर उन्होंने जो है टैरिफ लगाया था। ठीक है जी, $250 बिलियन, $250 अरब का टैरिफ चाइनीज गुड्स के ऊपर उन्होंने लगाया था ट्रंप ने अपने दौर के अंदर। इसका मतलब क्या था कि भाई वो उस टाइम पे भी अमेरिका फर्स्ट ही बात करते थे कि भाई अमेरिका के अंदर की जो चीजें पैदा हो रही हैं वही अमेरिका में यूज हो, बजाय इसके कि बाहर से जैसे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह दे रहे हैं, तो इसके ऊपर तो अब ईयू ने भी, यूरोपीय यूनियन ने भी बंदी लगाई हुई है, काफी ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है 100% का। वो भी कह रहे हैं हम टैरिफ लगाएंगे क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो आपको पता है चीप हैं, सस्ती हैं, तो अमेरिका की जो इंटरनल इंडस्ट्री है उसको लॉस होगा, और ये खुद भी बिजनेसमैन है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक्स के मालिक हैं, ठीक है जी, स्पेस एक्स के भी और एक्स के भी, एलन मस्क जो हैं, उनकी जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अभी रिसेंट ईयर में आपने देखा, वो चाइना के अंदर उन्होंने जाके की अपना प्लांट लगाया। उन्होंने या इंडिया में लगाना था, कहा था या इंडिया में लगाऊंगा या चाइना में, लेकिन उन्होंने चाइना में लगाया है। ठीक है, इसी तरह से एप्पल का बहुत बड़ा जो है आउटलेट वहां पे चाइना में है, वहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो अब ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा ट्रंप के लिए इस बार कि भाई एक तो बड़े बड़े जो साथी पार्टनर हैं वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं चाइना के अंदर, और दूसरा उनकी गुड्स के ऊपर पाबंदी भी, और अगर नहीं लगाएंगे तो तब फिर उनकी अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको लॉस होगा। तो यहां पे देखना है कि वो क्या स्ट्रेटेजी लेंगे। तो लास्ट टाइम जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर इश्यूज थे, टेक्नोलॉजी के ऊपर इश्यूज थे, और ट्रेड कंपटीशन रहा है, और खास करके एशिया पैसिफिक का जो रीजन है वहां पे जो है काफी ज्यादा एक कंपटीशन रहा है। अब इस बार भी देखा जा रहा है कि भाई ऐसा क्या होगा, क्या दोबारा से ऐसा होगा? गो कि चाइना ने तो वेलकम ही किया है, लेकिन अब देखना है कि क्या, लेकिन लग रहा ये है कि ऐसा ही होगा और टैरिफ इंपोज किया जाएगा, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मैं 200% जो है वो ईवीएम के ऊपर जो है वो करूंगा टैरिफ, ये जो उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं इंपोज करूंगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्लोबल कॉपरेशन। अब ग्लोबल कॉपरेशन के ऊपर अगर हम देखते हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ट्रंप के टाइम पे क्या होने जा रही है, तो ट्रंप ने लास्ट ईयर या लास्ट टाइम जब उनकी जो वजारत रही है तो उस टाइम पे उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म की तरफ तवज्जो दी। अब ये कहा जा रहा है कि मे भी इस बार भी जो है वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो मल्टीलैटरल नेशंस के साथ काम नहीं कर सकते ट्रंप, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की जब बात करते हैं तो जाहिर बात है फिर वो अमेरिका के अंदर के मामलात को ज्यादा देख रहे होते हैं। जैसे पेरिस अकॉर्ड से वो बाहर आ गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हम इमिशन कम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पेरिस अकॉर्ड को जो है वो क्लाइमेट के को मानने से इनकार कर दिया था कि भाई हमें भी इंडस्ट्रीज लगानी है, काम करना आगे। इसके ऊपर देखेंगे अब नेटो के साथ जो उनका रवैया है वो भी काफी सर्द रहा, इसके ऊपर भी देखना है। तो इससे मैसेज ये जा रहा है कि शायद वो इस बार जो ममालिक के साथ मिलकर चलने की एक अप्रोच है शायद उसके साथ ना चलें, जिसका दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी ग्लोबल पोजीशन क्लाइमेट के ऊपर हो, इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर हो, ठीक है, या नेटो के सिक्योरिटी को लेके हो, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी काफी ज्यादा मुश्किल में है कि अगर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यूरोपियन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अल्टीमेटली फिर टैरिफ हायर होगा। जब यहां पे भी टैरिफ लगेगा फिर ये तो इनको नुकसान हो गया ट्रंप के आने का, समझ गए हैं ना? सो इसका मतलब अपने फ्रेंड्स को भी शायद ये अपना दुश्मन बना ले, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट जहनियत का मालिक बंदा है, इसलिए ये रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है, लिबरल ऑर्डर, डेमोक्रेसी का ऑर्डर, ठीक है,
पूरा प्रोटोकॉल्स के साथ जो मामलात हैं दुनिया के एक मुल्क के दूसरे के साथ, दूसरे के साथ, शायद ये उसके अगेंस्ट में जाएं। हालांकि इससे पहले अमेरिका ये इल्ज़ाम हर फोरम के ऊपर, चाहे G7 हो, चाहे नेटो का समिट हो, ठीक है, चाहे जो है वो G20 का समिट हो, इल्ज़ाम लगाया जाता है चाइना के ऊपर कि भाई वो रूल बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ है। यही इल्ज़ाम लगाया जाता है रशिया के ऊपर। सो मैं भी अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये भी वहां पे जो कंजर्वेटिव थॉट अभी आए हैं, समझ गए हैं ना, तो ये भी शायद एक फाशिज्म की तरह, एक फाशिस्ट लीडर की तरह हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और रूल बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ हो जाएंगे, अपने अपोनेंट्स को पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे। इस तरह के बहुत सारे मामलात, या दुनिया के साथ कॉपरेशन नहीं चलेगी इनकी, जैसे चाइना या रशिया कॉपरेट नहीं करते दुनिया के साथ, इसलिए शायद ये भी नहीं करेंगे। तो ईयू को भी थ्रेट है कि अगर हमारे साथ ना चले तो हम कैसे जो है वो करेंगे। और इसके नतीजे के तौर पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रीशेप हो जाएगा ये बैलेंस ऑफ पावर। क्योंकि जब अभी बैलेंस ऑफ पावर क्या है, अगर अभी आप देखेंगे तो ये अमेरिका है और ये जो है यूरोप है, ये मिलके क्या बना रहे हैं जी, नेटो बना रहे हैं। अब एक साइड पे नेटो है, दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं जी रशिया है और चाइना है। और रशिया और चाइना और खास करके नॉर्थ कोरिया भी आप देखिए इस टाइम पे जो है उसके फौजी भी लड़ रहे हैं रशिया के अंदर। ये मिलके एक और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो रहा है यहां पे और यहां पे। तो अगर अमेरिका यहां से निकल जाता है तो ये बैलेंस ऑफ पावर सारा बिगड़ जाएगा और शायद उससे ये थ्रेट पैदा होगा कि चाइना में भी जो है वो मजीद उसको उभरने का मौका मिले। गो कि अमेरिका के अंदर उसको वो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया के अंदर उभर के सामने आने का मौका मिले और ये बैलेंस का शिफ्ट हो जाए, ये एक थ्रेट भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये तो ग्लोबली अभी हम देख रहे हैं। और गजा इजराइल वॉर के ऊपर जब हम इजराइल के रिस्पॉन्स को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, पीटीआई और इमरान खान के हवाले से बात करते हैं जी। इसके ऊपर भी जो है वो इस टाइम पे आ चुका है, न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत बातचीत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो इमरान खान है, शायद जब ट्रंप आएंगे इसी वजह से सपोर्टर्स ने सपोर्ट किया कि वो इमरान खान को निकालेंगे। 2018 से 2022 तक इमरान खान की मिनिस्ट्री रही है और इस दौरान उन्होंने 2 बार ट्रंप से मुलाकात की। ठीक है जी, जो 2 बार ट्रंप से मुलाकात की तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद उनकी फ्रेंडशिप है, इस वजह से वो ऐसा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसका जो रीजन है वो ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि पाकिस्तान फिलहाल लो प्रायोरिटी पे है अमेरिका के रिलेशंस में, लेकिन है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन ये। ठीक है, अब लो प्रायोरिटी का क्या मतलब है? अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इससे पहले जो यूएस के जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान के साथ, अगर हम उसे देखते हैं तो 2 रीजंस की वजह से थे, एक सिक्योरिटी, दूसरा काउंटर टेररिज्म। ये दोनों ही ग्लोबल इश्यूज हैं। जो डेमोक्रेट हैं वो ग्लोबल इश्यूज को बेसिकली हैंडल करते हैं। अफगानिस्तान का इश्यू हो गया या बाकी चाइना का इश्यू हो गया, सो उन्होंने तो ग्लोबली जो है वो अपना एक स्टैंस लिया हुआ था कि भाई अमेरिका जो है वो हर चीज को हैंडल करेगा। सो इसलिए उनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था डेमोक्रेट्स के लिए, और इसलिए जो बाइडन ने जो है सपोर्ट किए रखा पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को और कोशिश की कि चाइना से दूर हो जाए, और चाइना से काफी ज्यादा दूरी पैदा हो भी गई, सीपेक स्लो हो भी गया। यानी वो जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत हद तक कामयाब रही इस चीज के अंदर कि पाकिस्तान को अपने साथ एंगेज किया जाए और उसके बदले में चाइना से दूर कर दिया जाए। ठीक है, और सीपेक वगैरह जो है उसका स्लो कर दिया जाए। तो उसमें काफी कामयाब रहे क्योंकि वो ग्लोबल अफेयर्स में घुसे रहते हैं। ट्रंप साहब जब बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इतना ज्यादा। तो जब चाइना को इतना ज्यादा अगर इंटरेस्ट नहीं दे रहे, रशिया को नहीं दे रहे, तो फिर पाकिस्तान उनकी तो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कहीं होगा ही नहीं। और दूसरा जो यूएस की कॉपरेशन है वो सिक्योरिटी और टेररिज्म की है। ये तो दोनों इंटरनेशनल हैं, ग्लोबल हैं। तो जब ग्लोबली जो है ट्रंप का कोई काम होगा ही नहीं और वो डोमेस्टिक चैलेंजेस के ऊपर जो है काम करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो उनके पेपर्स में कहीं बहुत आखिर में होगा, उनकी प्रायोरिटी में नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब प्रायोरिटी में नहीं हो सकता तो पाकिस्तान को फिर यहां पे शायद मौका मिल जाए, एज ए स्टेट पाकिस्तान को यह मौका मिल जाए कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर दे, क्योंकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं होने दिया। शायद यहां पे ये हो सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। इसी तरह से जो इंडिया का प्रेशर है जो ट्रंप की वजह से ज्यादा डला हुआ था, इसकी वजह से जो बाइडन की वजह से वो थोड़ा सा कम हो जाए, शायद ये भी हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ताल्लुकात को यूएस के साथ और चाइना के साथ बैलेंस कर सकता है, क्योंकि यूएस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा इन चीजों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, समझ गए हैं। इसलिए इमरान खान का निकलना या ये वो कहेगा कि ये डोमेस्टिक इनके इश्यूज हैं, उसको कम ही हैंडल करेगा। और हकीकत में यही है कि अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की कोई खास अहमियत अब अमेरिका के लिए उस तरह से नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से वो जा चुका है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बाकी जो बाइडन तो चाइना को जाहिर बात है कॉम्पिटिटर समझते थे। हिस्टोरिकल रिलेशंस में यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई इमरान खान के साथ जो है 2 बार मुलाकात हुई है, इस वजह से इमरान खान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं।
में भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद ऐसा हो। दूसरी से ये भी कहा जा रहा है कि भाई चाइना जो है वो $62 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है सी पैक को लेके। शायद अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कंपटीशन हुआ चाइना के साथ, जो कि जाहिर बात है होगा ही, और अगर उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सोचा तो फिर वो पाकिस्तान को चाइना से दूर करने के लिए वो जो है वो यहाँ के इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। अदरवाइज को बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है इंटरनल मामलात में। वो अगर उसे काउंटर करें भी तो इंडिया के साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था जी, क्वाड्स के साथ मिलकर काम किया, ठीक है। और वहां पे जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर जो है उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तो उनकी तवज्जो इस साइड पे कम ही थी और इस बार भी कम होगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इकोनॉमिक कंसर्न्स पाकिस्तान के क्या हैं जी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब लास्ट टाइम आई थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की जो इमदाद है वो अच्छी खासी कम कर दी थी, और पिछले 6 सालों के अंदर ये कहा जा रहा है कि 950 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की $950 मिलियन इमदाद कम हो गई है। $950 मिलियन की इमदाद पाकिस्तान की अमेरिका से कम हुई है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये मजीद इसमें कट्स लगेंगे और ये इमदाद में मजीद कमी आएगी, क्योंकि अमेरिका का जब स्लोगन ये है ट्रंप का, अमेरिका फर्स्ट, तो वहां पे वो पैसे लगाएंगे और जहां से उन्हें फायदा होगा पाकिस्तान पे वो पैसे नहीं लगाएंगे। सो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम आएगा। लेकिन ये है कि जैसे लास्ट टाइम आया तो पाकिस्तान जो है वो चाइना या रशिया की तरफ गया, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी भी पैदा हो, समझ गए हैं। तो ये भी अभी जो है वो देखना है। अच्छा, यूएस की फॉरेन पॉलिसी की इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं जी मिडिल ईस्ट के लिए। अब मिडिल ईस्ट या ईरान के लिए फिलहाल उन्होंने ये तो कहा है कि वॉर वो खत्म करवाएंगे, लेकिन अब वो ईरान के साथ कैसे एंगेज होंगे, अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके अगर वो ईरान के साथ एंगेज होते हैं या मिडिल ईस्ट में आगे जाते हैं या अफगानिस्तान के साथ खास करके एंगेज होते हैं, एक्चुअली में उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान को साथ लेके चलेंगे तभी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए जो है शायद पाकिस्तान की जरूरत उन्हें पड़े। अब एक्सपर्ट्स जो है, जैसे पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मलिहा लोधी हैं, फाद हुमायूं हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस टाइम पे पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने का, ठीक है, और काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर हम चाइना के साथ हेल्प कर सकते हैं, या चाइना के अमेरिका के साथ जो है वो चल सकते हैं, और री एंगेजमेंट हो सकती है एक बायलैटरल रिलेशंस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गजा और इजराइल वॉर के ऊपर इसके इंपैक्ट क्या होंगे। अरब अमेरिकन ने उनको इस बात के ऊपर वोट दिया कि भाई आप जो है ये वॉर खत्म करेंगे, उन्होंने भी कहा खत्म करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है जो इजराइल की तरफ से रिएक्शन आया है वो क्या है। इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के ऊपर पोस्ट की थी यस की, इस तरह से ये 5-6 बार एस डाला। इसका मतलब क्या है, यस। जब अपना बंदा जीतता है तो ऐसे ही होता है यस कि हाँ जीत गया। वो उन्होंने फिर साथ में इमोजीज वगैरह डाले कि भाई बहुत अच्छा हुआ, हम तो इसी को जिताना चाहते थे, इसका मतलब ये जीत गया तो ये बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने ये कहा। इसी तरह से जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उन्होंने भी क्या क्या कहा जी, वो फर्स्ट वर्ल्ड लीडर भी थे कि जो बस देख रहे थे कि किसी टाइम पता चले ट्रंप जीत रहा है तो ट्वीट कर दें उसको मैनिपुलेट करने के लिए, परसुएज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम रीन्यू करेंगे अपने यूएस और इजराइल के रिलेशंस को जो बहुत ही अच्छे रहे हैं, और ये उन्होंने ठीक कहा कि लास्ट टर्म में ट्रंप साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। और जब एक सर्वे किया गया, ठीक है जी, एक सर्वे ओपिनियन जब दिया गया, पब्लिक का ओपिनियन इजराइल के अंदर, तो इजराइल में 72% जो ज्यूइश हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रंप हमारे लिए बेहतर है। वो ये समझते हैं कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर थी, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं है। ट्रंप हमारा दोस्त है, हमारे लिए अच्छा, उसने सपोर्ट पहले भी किया, अब भी वो करेगा, समझ गए हैं। अब अगर हम देखते हैं इनके ताल्लुकात कैसे रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि भाई ट्रंप साहब ने लास्ट टाइम रिकग्नाइज किया जेरूशलम के अंदर उनके कैपिटल को, जो पहले तेल अवीव के अंदर था। और जेरूशलम जो है ये ईस्ट बैंक के अंदर है, वेस्ट बैंक का किनारा है, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे फलस्तीन का हिस्सा है। हम ये मानते हैं वो फलस्तीन का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप ने यहां अपनी एम्बेसी शिफ्ट की जबरदस्ती, ठीक है। दूसरा जो गोलान हाइट्स थी जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, उसको भी इजराइल का हिस्सा माना, ये भी इसके ऊपर भी मुसलमानों ने बहुत शोर किया। तीसरा इब्राहिम एकॉर्ड्स उन्होंने साइन करवाए और अरब ममालिक के जो ताल्लुकात है उनको बैलेंस करवाया के साथ जी, इजराइल के साथ। सो उस लिहाज से अगर हम ये देखते हैं शायद उन्होंने वाकई में ट्रंप ने जो है सपोर्ट की है, तो अब भी वो खुश है कि भाई हमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमेशा वॉर रोकने का कहा गया या उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद ये है कि ट्रंप जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे वॉर के ऊपर। और वो शायद जैसे बातचीत की जा रही थी 2 स्टेट सोल्यूशन की, ठीक है, तो अब 2 स्टेट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो जो हिस्सा फलस्तीन का है, जो एरिया, उसके ऊपर भी कब्जा जो है ट्रंप की वजह से हुआ था, इसलिए शायद ये मजीद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कह रहे मजीद आगे बढ़ेंगे। अब ये देखना है कि भाई वहां पे वॉर खत्म होगी या क्या मजीद आगे बढ़ेंगे, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल अभी तक कंसर्न्स हैं कि ट्रंप जो है वो क्या करेंगे और वहां पे
मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर उन्हें बिहाइंड द सीन सिर्फ सपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस को खत्म किया जाएगा। हालांकि मीटिंग एक हो चुकी है, आपको पता है, ठीक है। फिलहाल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई वहां पे शायद वॉर ना रुक सके, या आर्जी तौर पे अगर रुकी भी तो वहां पे वो फिलिस्तीनियों के हुकूक को नहीं मानेंगे। अब दूसरी साइड से वर्ल्ड के रिएक्शंस की बात करते हैं जी, तो तालिबान इस टाइम पे क्रिटिकल जो है, आपको पता है इस टाइम पे अगर हम देखते हैं पोजीशन के ऊपर है। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ ताल्लुकात उनके नहीं थे। उन्होंने इस बात पे होप का इजहार किया कि भाई शायद अब ताल्लुकात बेहतर हैं। चाइना ने आगे से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि कोएग्जिस्टेंस हो और कोऑपरेशन के साथ रहें, क्योंकि हमेशा विन विन की बात करते हैं। तो इन्होंने भी होप जाहिर की है। ताइवान जिसका इशू चल रहा है और अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया कि हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप जारी रहे। अब पाकिस्तान की जो है आइज अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, तो पाकिस्तान डोमेस्टिकली आपको पता है कि पाकिस्तान में भी जो है इन दिनों बहुत ज्यादा हलचल है और हर मिनिस्टर जो है वो या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आप देखते हैं ये कहा जाता है कि भाई हम एक आजाद स्टेट हैं, हम सॉवरन हैं, हमें कोई फोन नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं कह सकता इमरान खान को छोड़ो या हमारे इंटरनल मामलात में नहीं बोल सकता, ये कहा जा रहा है। तो जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है वहां पे जो मुमताज जहरा बलोच साहिबा हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं इलेक्शन के बाद। उन्होंने कहा कि भाई एक तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात मजीद स्ट्रांग हो अमेरिका के साथ, और हम ये चाहते हैं या हम ये समझते हैं हमारे जो ताल्लुकात हैं ये नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर हैं। यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई इंटरफेरेंस नहीं की, कोई रिजीम चेंज नहीं करवाया, क्योंकि हम एक सॉवरन कंट्री हैं। सो अब हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इंटरनल मामलात पे, चाहे वो पीटीआई का मामला हो या कोई और हो, उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, ये कहा जा रहा है। और ये कहते हैं हम इस कॉपरेशन को ब्रॉडर लेवल के ऊपर लेके जाएंगे मल्टीपल सेक्टर्स में। इसी तरह से ये भी उम्मीद की जा रही है कि पीएम शहबाज साहब जो है वो 11 नवंबर को जब शामिल होंगे ज्वाइंट अरब समिट के अंदर, अरब इस्लामिक समिट के अंदर जद्दा के अंदर, तो शायद वहां पे कोई बातचीत की जाए ट्रंप के हवाले से कि कैसे जो है वो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, या मिडिल ईस्ट के अंदर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब नई हुकूमत वहां पे आई है, ये मामलात हैं जी। कब देखते हैं अब ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी क्या रहती है। एक्सपेक्टेशंस तो आपको बता दी हैं कि अगर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आसानी भी होगी कि मामलात ख़त्म होंगे, लेकिन मुश्किल भी होगी वहाँ पर।